हाँ जी, सबसे पहले ऑब्वियसली जैसे आपने रज़ा भाई ने कहा जी कि हमारी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप का यही स्क्वाड होगा हमारा आगे चल के। तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी हमने पास में आपने देखा है कि हमने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं, जो प्रॉब्लम एरिया से हमारे हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके डिफरेंट कम्बिनेशन हमने ट्राई किए। बट नाउ दिस इज़ अबाउट द टाइम कि यहाँ पे हमने फाइनल के हमने जितने भी वहाँ पे चीज़ें ट्राई की थी, तो नाउ वट एवर वी हैव द बेस्ट ऑप्शंस हमने उनको सेलेक्ट किया है। अब इसमें जो हमारी कोशिश रही है और जिसमें काफ़ी हद तक वो चीज़ें आपको टीम के अंदर भी नज़र आएंगी कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद हमें वो एरियाज़ थे जहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग नज़र आती थी, तो वी ट्राई टू कवर ऑल द एरियाज़। और इसमें जो सबसे बढ़ के है कि कंसिडरिंग द कंडीशंस, जो कि कह सकते हैं कि हमें एडवांटेज हासिल है कि यूएई के अंदर हमारा रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है T20s का, और साथ साथ वहाँ की जो कंडीशंस हैं हम फेमिलियर भी काफ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद हमने अपोजिशंस को भी देखा कि हमारे मैचेस किन टीमों के साथ हैं, तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए हमने ये टीम अपनी जो अभी आप सुनेंगे वो बनाई है। इसके अंदर आपको एक तो वो नज़र आएगा रुझान स्पेशलिस्ट वाला कि मॉडर्न क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट कौन कौन से चाहिए, और साथ साथ आपको दूसरे हाथ पे कि मॉडर्न क्रिकेटर्स की जो हम बात करते हैं कि जिनके पास सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो आपको बहुत से वो ऑप्शंस भी नज़र आएंगे कि बैटिंग में भी काफ़ी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, बॉलिंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है, और जिस तरह का हमारा रिकॉर्ड वहाँ पर है और जिस तरीके से हमारी प्रिपरेशंस भी जारी हैं, तो वी आर क्वाइट होपफुल जी कि हमारा एक ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये टीम वहाँ पर खेलेगी और परफॉर्म भी करेगी। तो टीम का मैं ऐलान करता हूं जी। अब ये जो स्क्वाड है, ये 15 का हमारा स्क्वाड है जो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए, और उसके साथ 3 हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी होंगे। तो ये 18 का स्क्वाड मैं अनाउंस करूंगा उसमें। तो स्टार्ट में है जी बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, आज़म खान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुहेब मकसूद। और जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हमारे होंगे वो हैं जी शाहनवाज दानी, उस्मान कादिर एंड फ़खर जमान। तो ये हमारा 18 का स्क्वाड है जी। फ़खर जमान जी। जी क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लीज़। जी अंश। वसीम भाई, आपने ये टीम का जो ऐलान किया है इसमें से कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि इसमें से मोस्टली प्लेयर्स वो हैं जिस पे रमीज़ राजा अपनी यूट्यूब में जिनके खिलाफ करते थे बात, वो ड्रॉप किए गए हैं, जिनकी वो तारीफ़ करते थे वो इस टीम में नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल ये आज़म खान से रिलेटेड कि आप उससे कितना मुतासिर हैं, क्योंकि ना उनकी फील्डिंग हमने देखी है इंग्लैंड सीरीज़ में, ना हमें उनकी बैटिंग में ख़ास नज़र आया है, और इसी के साथ ना उनकी फ़िटनेस है। तो एक साइड पे ये बताते हैं कि उसको आप एज अ क्या लेके जा रहे हैं, मिडल ऑर्डर में उसको कंसिडर किया हमने, ये एज अ बैकअप विकेट कीपर, एक ये बताते हैं, और आप उनकी किस सलाहियत से मुतासिर हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे। सरफराज अहमद को ड्रॉप किया गया है उनकी जगह पे लगता है, और उनके रिसोर्सेज भी हैं NHPC में भी हैं, तो क्या ये वजह है कि वो अपने रिसोर्सफुल हैं, या उसमें उनकी ऐसी कौन सी काबिलियत नज़र आ रही है आपको आज़म खान में जो हमें फील्ड में तो नज़र नहीं आई? देखिए, एक तो आज़म खान हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बैकअप विकेट कीपर, मोहम्मद रिजवान हमारे नंबर 1 कीपर हैं, एंड ही विल रिमेन द नंबर 1 विकेट कीपर। अब देखें, जो पहले हमारे पास था कि हमारे पास बिगर स्क्वाड्स की गुंजाइश मौजूद थी, जिसके अंदर हम हर चीज़ का एक बैकअप रखते थे, और बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होते थे हम उसमें वो रखते थे। तो ऑब्वियसली जब स्क्वाड छोटा होता है तो देन यू हैव टू मेक द डिसीजंस, तो फिर आपको वो चीज़ें उसमें कंसिडर करनी पड़ती है कि आज़म खान एज अ विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर। अब उसको आप कंपैरिजन करते हैं जी कि बेस्ट ऑप्शन मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर क्या हो सकता था। जैसे मैंने पहले बात आपको मेंशन किया है कि हमें किस तरह के बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में चाहिए। तो लेट्स से कि अगर आज़म खान रिप्लेस करते हैं, किसी वजह से आते हैं टीम के अंदर,
तो ही हैज़ द एबिलिटी कि जो में मिडिल ऑर्डर में एक मसला चल रहा था, पावर हिटिंग का भी चल रहा था, तो उस फैक्टर को देखते हुए उनको एज हासिल है यहाँ पे कि अगर वो एज अ बैक विकेट कीपर भी टीम में आते हैं तो अगर उनको मौका मिलता है तो एक बैट्समैन की कमी है वो उसको भी पूरा करते हैं। वसीम भाई, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आपने कुछ महीनों पहले, कुछ सीरीज पहले ड्रॉप किया था। वो ड्रॉप करने से लेके अब तक कुछ ऐसा अनहोनी हुई नहीं जिसकी बेस पे आप उनको रिकॉल किया। आसिफ की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, आजम की उन्होंने खुद बात की कि वो साल को परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक। तो क्या चीज़ आपको इम्प्रेस करी इनको रिकॉल करवाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने ओपनिंग में भी अपनी मेंशन किया था कि हमने डिफरेंट बैट्समैन ट्राई किए, स्पेशली अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस हमारे सामने नहीं आई। चाहे आप इनकी बात करते हैं या उसके बाद भी ये लड़के ट्राई हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज द टाइम कि अब हमने डिसीजन मेक करना है कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा हमें किन के ऊपर कॉन्फिडेंस है, किसके पास वो स्किल्स मौजूद हैं, कौन ये रोल कर सकते हैं। आई डू एग्री कि परफॉर्मेंसेस इनकी भी नहीं थी, लेकिन किसी और की भी उस तरह परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। तो फिर हमने जज किया जी कि अंडर प्रेशर वहाँ पे जाके उन कंडीशंस के अंदर जिस तरह की बॉलिंग लाइन वहाँ पे एक्सपेक्टेड है उनके अगेंस्ट कौन से हमारे बेस्ट प्लेयर्स हो सकते हैं, तो जिस पे आसिफ अली और खुशदिल उस रोल के लिए हमने रखे हैं। एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कम्बिनेशन आपको नज़र आता है, और दूसरा जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आई थिंक स्टिल आसिफ अली का नाम वन ऑफ द टॉप बैटर्स में पाकिस्तान के अंदर आता है। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो बड़ा इवेंट है, इसके अंदर वो प्रेशर हैंडलिंग भी उनकी अच्छी होगी और वो परफॉर्म भी करेंगे। तो वो जो बात आप कर रहे हैं कि हमने सब को कंसिडर किया और उसके बाद आखिर में जाके हमने ये डिसाइड किया कि ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट बाकियों से ज़्यादा है। जी याकूब साहब। जी वसीम, एक तो आपने आपका डिसीजन था कि सरफराज को साथ रखा गया पिछले एज ए सेकंड विकेट कीपर, तो क्या अब ये टाइम बेहतर नहीं था कि एक्सपीरियंस सेकंड विकेट कीपर आपके पास होता अगर वर्ल्ड कम? तो ये पहले आपका डिसीजन गलत था या अब क्या हुआ, क्यों आपने उसको ड्रॉप कर दिया? और फिर आजम खान की अभी भी वो हमें चीज़ नज़र नहीं आई इंटरनेशनल मैचेस में, जो आप कह रहे हैं हार्ड हिटिंग करते थे, वो अभी तक नज़र नहीं आई। और दूसरा है कि जो यूए की पिचेस हैं, इस पर पाकिस्तान की अब इस वक्त रैंकिंग एक स्टेप ऊपर भी चली गई है। तो आप देखते हैं इस वक्त यूए की पिचेस देखते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है? देखिए, जहाँ आपने बात की है कीपर्स वाली, तो ओबीसी इससे पहले आपको आजम भी स्क्वाड के अंदर नज़र आए और सरफराज भी स्क्वाड के अंदर आपको नज़र आए, लेकिन बात फिर वही है कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि इसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, डिपार्टमेंट है चाहे हमारा बैटिंग का डिपार्टमेंट है, जिसको एक्स्ट्रा एज हासिल है किसी एक डिपार्टमेंट में, और वो बैटिंग जैसे स्पिनर्स हैं हमारे, तो तीनों स्पिनर्स हमारे ऐसे हैं कि नॉट ओनली कि दे द टॉप स्पिनर्स, तीनों बैटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह कीपिंग में भी यही चीज़ कि उस रोल के लिए कि हमने मिडिल ऑर्डर के जहाँ पे उनकी बैटिंग आ सकती है वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो सकता है, और उस पर हमारे आजम खान उसके लिए बेस्ट हमारे वो सामने आते हैं। दूसरी जगह तक परफॉर्मेंसेस की बात है तो देखिए 2-3 इनिंग्स के बाद जजमेंट मतलब जज कर लेना जी के नहीं है, तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी किसी भी लड़के के साथ, तो उसको भी हमने देखा है। लेकिन फिर बाद में वही करूंगा कि जिस रोल के लिए जो हम रोल देख सकते हैं, और बाकी जहाँ आपने बात की है यूएई की, डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा कि हमें उस पर एज हासिल है कि वहाँ पे हमारे लड़के काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, हमारी PSL भी वहाँ पे होती है और काफ़ी लड़कों का वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो हमारा फोकस पहले राउंड के ऊपर पहले है। लेकिन जो आपने पॉसिबिलिटी की बात की है, देयर इज़ नो हार्म, अगर होता है तो वर्ल्ड कप और अच्छा हो जाएगा। जी यूसुफ साहब, देन कादिर ख्वाजा। वसीम, कैसे देखते हैं कि ओपनिंग के हवाले से आप लोगों के जहन में क्या माइंड में है कि जिस वक्त आप लोगों ने प्लेइंग 11 मुंतखब करनी है तो ओपनर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि फ़खर जमान तो रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। फ़खर जमान T20 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते रहे, बाएं हाथ के ज़ाहरा वो कम्बिनेशन भी एक बनता है लेफ्ट राइट का, तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या सजेशन की थी उसमें? देखिए, ओपनर्स की अगर आप देखते हैं तो रिजवान एंड बाबर दे हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली। अगर हम देखते हैं तो 2 ओपनर तो हमारे ये हमारे पास ही हैं, ऑप्शन है। अब देखें, फिर बात वो आ जाती है कि 15 का स्क्वाड है, तो उसके अंदर आपने सारे एरियाज़ देखने हैं कि कितने आपको स्पिनर्स चाहिए, कितने आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए, कितने आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। तो जब आप ये चीज़ें कंसिडर करते हैं तो फिर आप जाते हैं जी मल्टीटास्किंग वाले हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मौजूद है। जैसे सुहेब हैं, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, आपको भी पता है। उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मोहम्मद हफीज़ भी हमारे पास ऐसे हैं कि जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने पास में ओपन की हुई है और ऑन एंड ऑफ अभी भी वो करते हैं, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जी सुहेल, याकूब साहब और कादिर ख्वाजा।
वसीम अभी अनस ने क्वेश्चन किया था कि जो मतवक्को चेयरमैन है रमीज़ हसन राजा, उनका खासा आउटपुट इसमें इनपुट नज़र आ रहा है टीम की सिलेक्शन के हवाले से। अगर हम शर्जील के टीम में ना होने को देखते हैं और इसके साथ साथ जो उनका एक एडवोकेट करते रहे हमेशा पावर हिटिंग वर्क को, उनको दोबारा हम टीम में देख रहे हैं, कितना उनके साथ आपका इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से आपका इनपुट रहा है मतवक्को चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के साथ? देखिए, आप इनपुट तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन ये है कि एज अ कर्टसी हमने टीम उनके साथ शेयर की थी आखिर में जाके। जी अकील साहब, दिन कादिर ख्वाजा। वसीम भाई, जिस तरह अक्सर जब टीम का ऐलान होता है तो पहले कहते हैं कि सीनियर्स की ज़रूरत है, जब नाकाम हो जाते हैं तो जूनियर्स को ले आते हैं। क्या इस बार भी यही तजर्बा किया गया है कि जो सीनियर्स जो हैं, ना वहाब रियाज है, ना शुएब मलिक है, ना आमिर है, वो कि वो पहले भी स्क्वाड में नहीं थे, लेकिन कहते यही हैं कि सीनियर्स और जूनियर का कम्बिनेशन मेगा इवेंट में दबाव बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरत है। कितना मिस करेंगे आप इनको? देखिए, आप जो कॉम्बिनेशन की सीनियर और जूनियर की कर रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर भी नज़र आएंगे कि जो एक्सपीरियंस हैं, चाहे बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में, तो वो जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, वो तो हमारे पास मौजूद है। देखिए, बाकी जिन प्लेयर्स की आपने बात की है तो ओबियसली एक तो टीम की रिक्वायरमेंट और फिर उनकी जो करंट फॉर्म है, जिस तरीके से जो हमें जिस रोल के लिए वो चाहिए, स्पेशली बॉलिंग की बात करते हैं तो आई थिंक एक जो बेस्ट चीज़ हमारे लिए है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप, चाहे वो स्पिन बॉलिंग है चाहे फास्ट बॉलिंग है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं देखे, जो वेरी मच सेटल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की हैं और टीम के अंदर आपको यंगस्टर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी नज़र आएगा। मे बी आपको एज में वो इतने बड़े नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप मैचेस देखते हैं, उनको एक्सपोजर देखते हैं, प्रेशर हैंडलिंग देखते हैं, तो वो सीनियर्स के ज़ुमरे में ही आते हैं। वसीम साहब, मेरा सवाल ये है कि सुहेब मकसूद जो आपने शामिल किया था गुज़श्ता सीरीज़ में, परफॉर्मेंस उनकी खातिर हमने नहीं देखी थी, लेकिन उनकी चंद दिन पहले रमीज़ राजा से मुलाकात हुई थी। क्या रमीज़ राजा ने ग्रीन सिग्नल दिया था सुहेब मकसूद से मुलाकात के बाद कि इनको ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए? और दूसरा सर ये है कि फ़खर जमान, शर्जील ड्रॉप हुए हैं, फ़हीम अशरफ ड्रॉप हुआ और सैफी भाई नहीं है, उसके बाद ये जो आसिफ अली हैं, ये किस बुनियाद पर इनको शामिल किया गया है? पहले इनको परफॉर्मेंस, नाक़िस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको बाहर निकाला गया, बड़े मेगा इवेंट में इनको वापस दोबारा ला दिया गया, तो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए। अब कौन सी बात वाली का पहले करूँ? ये आसिफ अली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उससे पहले आपने कहा सुहेब मकसूद का। देखें, सुहेब मकसूद परफॉर्मेंस उसकी आपके सामने है कि जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक में, नॉट ओनली दिस ईयर, लास्ट ईयर वाइट बॉल के अंदर जिस तरह उसने परफॉर्म किया, चाहे वो 50 ओवर्स थे या नेशनल T20 कप था, उसके बाद PSL में ही इज़ बीन द बेस्ट प्लेयर। उस परफॉर्मेंस के ऊपर वो टीम के अंदर आए थे और वो जो एक फैक्टर आप लोग भी बात करते थे और हमने भी आइडेंटिफाई किया था कि टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें एक थोड़ा सा फायर पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें वो पूरी करता है। जहाँ तक आप बात करते हैं जी उनकी परफॉर्मेंस की, तो बात फिर वही आ जाती है कि उनको जो 2-3 इनिंग्स उनको T20 में मिली हैं तो उसमें उन्होंने एबिलिटी अपनी शो की है। तो अभी उनको लॉन्ग रन उस तरह मैचेस नहीं थे, बारिश हो गई आपके वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी, तो उस तरह इनिंग्स मिली नहीं है। लेकिन वो जो कमी हमें एक नज़र आती थी, सुहेब को ऊपर लाने का मकसद ही यही है कि इस टीम के अंदर आपको फायर पावर हिटिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, हमारे पास स्टेबल बैट्समैन भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो फोकस रहा है कि स्पेशली एक टॉप ऑर्डर के ऊपर और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले पावर हिटर्स वो आपको काफ़ी तादाद में आपको नज़र आ रहे हैं। जी अबू बकर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है वसीम साहब कि आपने जो ओपनिंग पेयर चूज़ किया है वो बाबर आजम और रिजवान की शक्ल में आपने किया है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं और ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट शायद 100 और बिल्कुल उसके करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। ना शर्जील खान है जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, ना फ़खर जमान है। ये तो ये वजह बता देगा कि इन दोनों को किस बुनियाद पर ड्रॉप किया गया। सेकेंडली, फ़हीम अशरफ जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया अब पिछले 3-4 सालों के अंदर, और एक वाहिद ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर हमें नज़र आया जिसने बॉलिंग शायद हारिस और हसनैन से भी शायद बेहतर की, तो क्यों उसको कैसे किस सूरत में बाहर कर दिया गया? हाँ, देखें, ज़्यादा का आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं और रिजवान का आपने स्ट्राइक रेट शायद कितना बताया, 100 का बताया आपने शायद, आई थिंक इज़ अप टू 140। तो एक तो ये करेक्शन आप कर लें कि उनका स्ट्राइक रेट दोनों का हाई है, अगर आप बाबर का भी देखते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं इस टीम के अंदर। अगर टीम की रिक्वायरमेंट है कि हमने ओपनिंग
में कुछ डिफरेंट हमने करना है। आपको ये आगे आपको सीरीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र भी आएंगी इसमें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए जाएंगे। तो वो जो आपका कंसर्न है वो वैलिड है, लेकिन उसमें देखते हैं तो परफॉर्मेंसेस तो मौजूद है हमारे पास, बट स्टिल वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे मैचेस हैं, अभी जो सीरीज़ होम सीरीज़ हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई होते हुए भी नज़र आएंगे और वो एरिया हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे वो सुहेब है, चाहे वो हफीज़ है। तो ये आपको थोड़ी सी शफलिंग इसमें नज़र आएगी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे। देखें, अब फ़हीम का जहाँ तक बात है तो ओबीसी जैसे आपने कहा है राइटली सो के काफ़ी अच्छे से वो टीम के साथ हैं, लेकिन अब एंड ऑफ द डे फिर बात आती है कि अब आपके पास बड़ा स्क्वाड नहीं है कि आपने दो ऑप्शंस रख लेने हैं। तो अगर हम फ़हीम को देखते हैं, हमारे पास जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर जो आ गए हैं, तो उनकी बॉलिंग अगर हम देखते हैं और साथ साथ उनको एज हासिल है उनका बैटिंग की वजह से भी, तो वो परफॉर्मेंसेस अगर हम कंपेयर करते हैं अगेन हम फिर वो जो रिक्वायरमेंट है यूएई की अगर हम उसको देखते हैं कि वहाँ पे पेस कामयाब होती है, एंड मोहम्मद वसीम एज वी ऑल नो कि 145 प्लस तक की वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और साथ में उनका जो एक्स्ट्रा एक ऑप्शन बैटिंग का भी आ जाता है, तो इस वजह से मोहम्मद वसीम को प्रेफर किया गया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जी आप रेपिटेशन ना करें क्योंकि बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़। जी हाफिज़ शहबाज। जी भाई, एक तो जो टीम हम देखें उसमें रमीज़ भाई ने आपसे कहा या नहीं कहा, जो रमीज़ भाई की सोच है वो उसमें वाज़ेह नज़र आ रही है कि नीट एंड क्लीन क्रिकेटर्स चाहिए, वो नज़र आ रहे हैं। एक तो कुछ जिनके ऊपर कुछ चीज़ें थी वो नहीं है क्रिकेटर्स, और दूसरी चीज़ अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को देखें तो हारिस रऊफ़ जो ने हम डेप्थ बॉलर्स के तौर पे यूज़ करते हैं नॉर्मली, पिछले 2-3 सीरीज़ से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या समझते हैं कि हारिस के साथ कोई बातचीत हुई है आपकी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस पिछले 2-3 मैचेस सीरीज में? देखें, हारिस का ठीक है, आई डू एग्री के रिसेंट पास में उनकी थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रगल की है, लेकिन अब उसमें अगर आप देखते हैं कि इज़ अ प्रूवन मैच विनर, उसने पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए हुए हैं। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की है उनकी परफॉर्मेंसेस की या स्टैट्स की आप बात करते हैं, तो ही स्टिल आई थिंक द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। अगर आप डेथ बॉलिंग की बात करते हैं या आखिरी 8 ओवर्स की बात करते हैं तो उनको इकॉनमी रेट इस टाइम दुनिया में सबसे ऊपर है। तो अब इन चीज़ों पे स्ट्रैटी जब बनेगी तो कुछ चीज़ों की आपको इसमें क्लैरिटी भी नज़र आएगी जब वो स्ट्रैटी आपके सामने आएगी कि किसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो हारिस रऊफ़ रिमेन्स अवर वन ऑफ द प्रीमियर फास्ट बॉलर्स एंड स्टिल अ मैच विनर। जी शेख अशरफ चौधरी साहब, बाकरी एंड देन शेख एजाज। वसीम, देखने में तो जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया है माशाल्लाह बहुत ही मजबूत है और तवक्को की जाती है कि ये टॉप 4 में तो पहले जगह बना लेगा। वसीम, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये आपकी आखिरी टीम अनाउंस होगी बतौर चीफ सेलेक्टर? अच्छा भाई, T20 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक इसका बाद में प्लीज़ है। जी शेख साहब। देखें, मेरा जो काम है, जो मुझे मिला हुआ है वो मैं कर रहा हूँ, और जब तक मुझे कहा जाएगा मैं करूँगा, जब कहा जाएगा नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। तो इसका जवाब तो मैं यही दे सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट ना आई थिंक ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब आपके हैंड में है आपने उसके ऊपर फोकस करना है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इजाज़ शेख और इजाज़ बाकरी। वसीम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला ही मैच इंडिया के खिलाफ रवायती हरीफ है, तो क्या होप कर रहे हो इस टीम में? इतना दमखम आप देखते हो कि इंशाल्लाह इंडिया को मात देगी ये टीम? और इसी तरह ये भी बता दीजिएगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें क्या देख रहे हो कि ये जीत सकती है, सलाहियत रखती है? लेकिन डेफिनेटली अगर आप ऑन पेपर हमारी टीम देखते भी हैं तो आप तो प्लेयर्स वो सारों को जानते भी हैं कि आपको इसमें किसी चीज़ की उस तरह की कमी नज़र नहीं आएगी कि इसमें आपको पावर भी नज़र आती है, इसमें आपको सेंसिबल खेलने वाले प्लेयर्स भी नज़र आते हैं, इफ नीडेड जो दोनों तरफ से रवायती भी खेल लेते हैं और अटैकिंग क्रिकेट भी खेल लेते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास आई थिंक इस टाइम वन ऑफ द, अगर आप बेस्ट बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है, चाहे वो स्पेशली फास्ट बॉलिंग के हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास लवाजमात, हमारे पास टूल्स सारे मौजूद हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटजी कि हमने किस माइंड सेट के जाना है, किस माइंड सेट के साथ। और आई एम वेरी होपफुल कि जो हमारा पहला मैच इंडिया है और डेफिनेटली हमारा फोकस भी उसके ऊपर था, और उनको देखते हुए हमने टीम के अंदर कुछ इस तरह के प्लेयर रखे हैं कि जिनकी प्रेशर हैंडलिंग, ऑब्वियसली एक तो वर्ल्ड कप का प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो अगेंस्ट इंडिया खेलना है तो उसके अंदर भी इन प्लेयर्स में हमने ये चीज़ भी देखी है कि प्रेशर हैंडलिंग किसकी बेहतर है। तो उनके पास स्किल तो है साथ में उसका प्रेशर हैंडलिंग कैसी है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का वर्ल्ड कप में स्टार्ट होगा। और जो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो एजेस या एडवांटेज हमें हासिल हैं यूएई के अंदर, और होपफुली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की आपने बात की है तो यहाँ से ये लड़के मोमेंटम गेन करेंगे। और इसके अंदर जो अभी तक का एक सोच है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करेंगे ताकि वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें एग्जैक्टली पता हो कि किस रोल के लिए कौन सा प्लेयर बेस्ट सूटेबल होगा।
इजाज़ बाकरी। वसीम, एक चीफ सेलेक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है कि शर्जील को सिलेक्ट करके शर्जील को ड्रॉप कर दिया, फ़खर को सिलेक्ट किया, फिर फ़खर को अब रिज़र्व में रख दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक चीफ सेलेक्टर के लिए एक सीरीज़ पहले किए जाने वाले फैसले बगैर किसी वजह के 4 मैचेस बारिश की नज़र हुए हमारे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और इंग्लैंड में हमने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कितना मुश्किल होता है अपने ही फैसलों को 1 महीने बाद तब्दील कर देना और उनको बाद में जस्टिफाई भी करना। देखिए, इट्स पार्ट ऑफ, अगर आप जॉब देखते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ इट कि आपने जैसे इवेंट अभी आया तो नाउ वी हैव टू कॉल द फाइनल कॉल्स, तो उसमें आपको इस तरह के टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि कुछ लड़के शायद आपको लगेंगे कम खेले हुए हैं या कुछ आपको लगेगा ज़्यादा खेले हुए हैं, लेकिन हमारा फोकस है वर्ल्ड कप के ऊपर कि वर्ल्ड कप के अंदर हमारी ये बेस्ट लॉट वो कौन सी अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है। तो बाकी चांसेस मिले हैं, सबको मिले हैं, जितने भी प्लेयर्स के आपने भी नाम लिए हैं, तो जो जिसने अपनी जगह सीमेंट कर ली ऑब्वियसली वो आपको नज़र आते हैं, लेकिन जो लड़के उस तरह अपनी जगह सीमेंट नहीं कर सके हैं तो उन पे हमें डिसाइड करना पड़ा था। आई नो इट्स टफ, जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक मुश्किल होता है कि बीइंग अ क्रिकेटर माई सेल्फ के यार किसी को टीम से ड्रॉप करना, इट्स बिग कॉल, बट लेकिन अगेन इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब और हमें वो ईमानदारी से करना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सिंह भाई, सबसे पहले तो आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते और ये टीम जीत के लाए। इंशाल्लाह। दो क्वेश्चन इसमें मेरे हैं। एक तो ये कि T20 की हिस्ट्री जो रही है वो ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा जिताता है, कभी भी 120 125 की स्ट्राइक रेट वाला टीम को नहीं जिताता। ओवरऑल देखे तो सारी टीम 200 प्लस पे जा रही है, तो उसमें देखा कि शर्जील भी नहीं है और फ़खर भी रिजर्व के अंदर है। एक तो क्या ये ज़्यादा सूटेबल डिसीजन रहेगा, इसके ज़रूर बताइए। दूसरा ये कि मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम लास्ट 1.5 ईयर से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हमें लगता था कि शुएब मलिक ऐसा प्लेयर है जो इस जगह पे, क्योंकि अगर ये न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट द चॉइस, आई पर्सनली फील, बट यूए की कंडीशन के अंदर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, उनको भी नहीं रखा गया। तो आप कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों? थैंक यू। अब चौधरी साहब इसमें सवाल तो बता दें अपना कि आपका शुएब मलिक का सवाल है या मिडिल ऑर्डर की जो पावर की बात की है। देखिए, इम्पैक्ट की आपने बात की है तो उसका जवाब आपको शायद अपना जो आखिरी आपका सवाल है उसी के अंदर आपने जवाब दे दिया। इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर हमारा फोकस था और इस टीम के अंदर जो आपको एक चेंज थोड़ी सी नज़र आएगी कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। उसमें आपको शायद उनकी एवरेज कम नज़र आएगी, लेकिन उनका आप कैरियर स्ट्राइक रेट देखेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो आपको सारे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नज़र आएंगे, चाहे वो आज़म है, चाहे वो आसिफ अली हैं, चाहे वो खुशदिल हैं। डाउन दी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शादाब मौजूद है, इवन हसन अली का स्ट्राइक रेट इस टाइम 190 तक पहुंचता है। मोहम्मद हफीज़ के मोहम्मद वसीम जूनियर बैट के साथ उनकी सलाहियतों का आपको पता है। सुहेब मकसूद को आपने देखा है कि ही इज़ अ गेम चेंजर। तो आई डू एग्री कि आपने जो बात की है जी कि इम्पैक्ट प्लेयर्स, तो इस टीम में आपको पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर्स नज़र आएंगे। तो वो सारे एरिया जिनकी आपने वो बात की है तो वो हमने कंसिडर की है। अब वो सारी चीज़ें देखते हुए जो हमें बेस्ट लॉट लगी है वो इस टीम के अंदर आपको नज़र आ रही है। जो मिस आउट हुए हैं तो ओबियसली इन लड़कों को उन पे एज हासिल थी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका रिपीट में दोबारा कर दूं कि टीम मैनेजमेंट जो है उसके अनाउंसमेंट लेटर इन द डे बाद में की जाएगी जी। थैंक यू। बाकी जी T20 का हमारा कैंप 16 तारीख को असेंबल होगी टीम लाहौर में और 18 तारीख से गद्दाफी स्टेडियम में T20 का कैंप शुरू हो जाएगा। जो पार्ट नहीं है यही तो ना 16 हाँ।